भावी हमारे देश के अर्थशास्त्री जो वर्तमान में 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों का आज की इस क्लास में, मॉर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी आया नो, गुड मॉर्निंग, राम राम। बेटा, जैसा कि अब तक हम लगभग 4 पाठों के सभी टॉपिक कर चुके हैं और आज हम 5वें चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। 5वां चैप्टर आपका बड़ा सरल, आसान होने के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये 5वें पाठ का बेस भी है। जैसे कि मकान का बेस उसकी नींव होती है, वैसे ही 5वें पाठ का बेस ये है। यदि ये पाठ, जो चौथा पाठ है जिसका नाम मांग का सिद्धांत, ये पाठ आपको सही समझ में आ जाता है तो 5वें पाठ में समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोज में भी बताया था कि हमें हार नहीं माननी, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको रुचि बनाने की। अपने अंदर रुचि बनाइए, तत्परता बनाइए सीखने की। तत्परता शब्द से ही मुझे समझ में आया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही बात है कि मांग क्या होती है। आम बोलचाल में हम इच्छा, आवश्यकता, मांग को एक ही अर्थों में लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में मांग के अलग मायने हैं। तो मांग के लिए क्या मायने हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 तो मांग के लिए निश्चित समय, निश्चित कीमत, इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त धन और खर्च करने की तत्परता। ये 5 चीजों का होना जरूरी है, तब वो उसकी मांगे की मात्रा होगी। उदाहरण के लिए आप एक टेलीविजन खरीदना चाहते हैं, आपके पास, आप खरीदना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपके पास उसको खरीदने के लिए धन है, परंतु आप तत्पर नहीं है, ये उसकी आवश्यकता है। और यदि आपके पास धन भी है और उस धन को खरीद करने के लिए तत्पर भी हैं, योग्य भी हैं, तो वो आपकी मांग कहलाएगी। तो अर्थशास्त्र में मांग का विशेष अर्थ है, इस बात पर आपने ध्यान देना है। इस चीज को समझने के पहले आप मांग की मात्रा को समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मांग और मांग की मात्रा में अंतर है। एक तरफ मांग और दूसरी तरफ मांगी गई मात्रा, ये कहीं उन दोनों में फर्क है। मांगी गई मात्रा की हम चर्चा करते हैं। पहले मांगी गई मात्रा क्या है? निश्चित कीमत पर, एक कीमत निश्चित है पर निश्चित समय में, मान लिया कीमत है 5 रुपए, निश्चित समय में 1 वर्ष के दौरान या एक दिन में, निश्चित समय हो गया, उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा, मान लिया इसने 5 किलो चीनी खरीदी है, तो ये मांगी गई मात्रा है। 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एक दिन में उसने 5 किलो चीनी मांगी है, तो ये 5 किलो आपकी मांगी गई मात्रा है। लेकिन मांग क्या होता है? किसी वस्तु की मांग विभिन्न कीमतों पर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यहां इसने निश्चित कीमत दिया था एक कीमत पर, यहां कहता है विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में खरीदी जाने वाली मात्राएं हैं। यह एक मात्रा थी, जैसे उसने 5 रुपए पर 5 किलो खरीदी है, 6 रुपए हो जाता है तो 4 किलो खरीदेगा, यदि 5 हो जाता है तो ये 3 किलो खरीद, ये 5 रुपए जाता है तो ये 8 किलो खरीदेगा। इस प्रकार अलग अलग कीमत पे, यदि यदि हम देखते हैं कि 5 रुपए है तो 5 किलो चीनी की मांग करता है। कीमत बदल जाती है, 6 हो जाती है तो वो घटा देता है, मात्रा 4 करता है। हर कीमत घट जाती है, 3 हो जाती है तो 8 किलो की मांग करता है। इसे कहते हैं विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राएं, एक निश्चित समय में। एक निश्चित समय में, तो यहां हमारे पास बात क्या है? एक तरह की विभिन्न कीमतें,
दूसरा, निश्चित समय में खरीदी जाने वाली उपभोक्ताओं द्वारा वे मात्राएं हैं जिसके लिए उपभोक्ता अपना धन खर्च करने के लिए तैयार है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो पर्याप्त धन है उसके लिए तैयार है। इसकी एक परिभाषा फर्गुसन ने बड़ी सुंदर सी परिभाषा दी है, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिससे हम अर्थशास्त्री की परिभाषा देंगे उसमें चेंज नहीं करना, अपने जो की तो लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको लिखना है। तो फर्गुसन क्या कहते हैं? फर्गुसन कहते हैं कि मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें हम एक उपभोक्ता की अन्य बातें समान रहने पर, या अन्य बातें समान रहने पर भी बातें हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अन्य बातें का मतलब जो ऊपर कहा गया कि निश्चित समय होना चाहिए, विभिन्न मात्राएं और उसकी खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, इन सब बातों को मानते हुए। अन्य बातें का मतलब यहाँ किसी प्रकार का और परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पूर्ति में परिवर्तन या दूसरा, उनकी बातें हम अगले टॉपिक में करेंगे। अन्य रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर, संभव जिस पर निश्चित समय पर खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य होता है, उसे हम वस्तु की मांग कहते हैं। विद्यार्थियों, बड़ी आसान सी बात है, यदि एक ही समय में एक ही वस्तु की कोई मात्रा मांगी गई है एक ही कीमत पर, तो वो मात्रा है। और यदि भिन्न भिन्न निश्चित समय में भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्राएं मांगी गई हैं, तो वह आपकी वस्तु की मांग कहलाती है। अब आइए हम मांग का अर्थ, मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विभिन्न मात्राएं हैं इसमें। दूसरा, मांग की अनुसूची कैसे बनाएंगे आप? मांग की अनुसूची दो होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग, नंबर 2 बाजार मांग। तो बाजार मांग की तालिका कैसे बनाएंगे और ये हमारे व्यक्तिगत मांग तालिका कैसे बनाएंगे और बाजार की मांग तालिका कैसे बनाएंगे? पहले हम मांग तालिका की बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका, क्योंकि हमने यहां पहले बताया था कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न मात्राएं खरीदता है, वो उसकी मांग कहलाती है। तो व्यक्तिगत, जैसे कि कोई मान लिया एक्स आदमी है, ए आदमी है, एक्स आदमी ए वस्तु की मांग कैसे करता है? 1 रुपया कीमत है तो वो 4 वस्तुओं की मांग करता है। कीमत उसकी 2 रुपये हो जाती है तो मांग करता है 3 वस्तुओं की। यदि कीमत उसकी 3 रुपये हो जाती है तो मांग करता है 2 वस्तुओं की, और यदि उसकी कीमत 4 रुपये हो जाती है तो मांग करता है 1 वस्तु की। यह निष्कर्ष क्या निकला कि जो जो कीमत बढ़ती गई, वस्तु की मात्राओं की संख्या घटती गई, क्योंकि जो जो वस्तु महंगी होगी हम कम मांगेंगे, सीधी सी बात है। बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका ये है आपकी, जैसे कि मान लिया कीमत 1 रुपये है तो ए तो 4 वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन बी आदमी 5 वस्तुओं की मांग करता है। कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो जो ए वस्तु ए आदमी है, ए वस्तु की मांग होती है उसकी, ए वस्तु की मांग होती है कितनी? 3, और बी वस्तु की मांग कितनी होती है? 4। टोटल मांग कितनी हुई बाजार में? 7। पहले में कितनी हुई थी? 4 और 5 9। यदि वस्तु की कीमत और बढ़ जाती है, 3 रुपये हो गई, तो कीमत बढ़ने का कारण ए वस्तु की मांग हो गई कम, बी वस्तु की मांग भी कम, 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, टोटल हुई 5। यदि कीमत और बढ़ जाती है, 4 रुपये होगी इसकी, और घट करके 1, इसकी 3 से घटकर 2, टोटल हुई 3। तो ये टोटल है। यदि हम इस तरह ले लेते हैं, इसका एक ही आदमी का एक ही वस्तु का अध्ययन करते हैं, मांगी हुई मात्रा बताते हैं, तो वो व्यक्तिगत मांग है। यदि एक से ज्यादा वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो बाजार मांग है। तो यह हम रेखा चित्र के द्वारा आपको इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। पहले हम व्यक्तिगत मांग वक्र बना लेते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र ये आपका 0 है, ये आपका OX है, ये आपका OY है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हमें 4 तक की जरूरत है, इसमें 4 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि आपकी कीमत 1 है तो प्राइस आपकी ये है,
डिमांड आपके नीचे है, क्वांटिटी मात्रा। यदि हम एक वस्तु की मात्रा करते हैं तो कीमत कितनी है? 4। एक पे एक कीमत है तो वस्तु है 4। यदि कीमत 2 हो जाती है तो वस्तु कितनी हो जाती है? 3। और यदि वस्तु हमारी की कीमत 3 हो जाती है तो वस्तु कितनी हो जाती है? 2। और यदि 4 हो जाती है तो कीमत है 1। मात्रा करते हैं और ये आपका डी वक्र है। ये विभिन्न मात्राएं हैं। इस कीमत पे ये यह मात्रा, इस कीमत पर ये मात्रा, इस कीमत पर जैसे देखेंगे आप, यदि 4 है तो आपकी मात्रा 1। यदि आपकी कीमत 3 है तो आपकी मात्रा 2। यदि कीमत आपकी 2 है तो आपकी मात्रा 3। यदि आपकी कीमत 1 है तो मात्रा 4। तो आप किसी प्रकार जाइए, वो नीचे से इधर से आएंगे तो, या नीचे से ऊपर जाएंगे तो, ऊपर से नीचे जाएंगे। यहां निष्कर्ष क्या निकला कि इनमें मांग में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, इसलिए इसका मांग वक्र है वो भी बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ मिलेगा। इसको ऋणात्मक वक्र के नाम से जानते हैं, ऋणात्मक। चलो आज इसमें इतना ही है। आगे हम आते हैं बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका मैंने आपको समझाई। इसी प्रकार हम यदि ये करते हैं तो हमारी यह है 1 है तो ये हमारा आ जाता है ये वाली 1 2 3 4, 1 2 3 4 व्यक्तिगत। ये है आपका ए वस्तु, ये आपकी है बी वस्तु। यह दिन के लिए हम सिर्फ 2 ही वस्तु ले लेते हैं, ज्यादा वस्तु लेंगे तो हमारा ज्यादा लंबा चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको सरलता के लिए, समझने के लिए, क्योंकि एक से अधिक होने पर वो बाजार हो जाता है, एक वस्तु से अधिक होने पर, तो इन दोनों का जोड़ करके ये ए जमा बी बाजार है। तो बाजार वक्र, ये वस्तु ए वस्तु का आपका इसके करेंगे आप। यदि ये है तो आपको उसी प्रकार 2 है तो कीमत आपका, कीमत 2 है तो ये 3 ये 4। पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना है? 5। इस पे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4। ये आ गया आपका 0, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहां इसका एक कीमत 1 है तो ये हमारी 4 है। इसमें बी में कीमत हमारी, बी में हमारी 1 है तो कीमत है 5। और 2 कीमत है तो 2 कीमत पे ये 3 है और ये 2 कीमत पे 4 है और ये 3 कीमत पे ए, 3 कीमत पे 2 है और ये बी 3 कीमत पे 3 है और 4 कीमत पे ये 1 है और ये 4 कीमत पे 2 है। ये मांग वक्र हुआ। ये मांग वक्र हुआ। अब आते हैं हम बाजार मांग वक्र पर। ये ए वस्तु का है, ये बी वस्तु का, दोनों वस्तुओं का कुल मांग वक्र क्या होगा? यदि 1 पे है तो 9 है, 1 पे जाए हम तो 9 वस्तुओं की मांग करता है। यदि कीमत हो जाती है 2 पे, 2 हो जाती है तो इसकी आएगी 7 वस्तु। कितनी मांगेगा? 7। यदि इसकी कीमत हो जाती है 3 तो वस्तु मांगेगा 5। ये 1 2 3 4 5, 3 है तो कितनी है?
5, और यदि बाजार मांग में कीमत 4 हो जाती है, वस्तुओं की मांग होती है 3, ये आपका डीडी वक्र बनेगा। इसमें डीडी वक्र ये बनेगा, इसमें बी में डीडी वक्र ये बनेगा, और बाजार मांग में डीडी वक्र ये बनेगा। निष्कर्ष ये निकलेगा, आप ध्यान से देखें कि ये जो डीडी वक्र है और इसके पैरेलल ये ज्यादा और ये ज्यादा पैरेलल झुकाव ज्यादा मिलेगा। जो ओ एक्स के, ये हमारा ओ एक्स है, ओ एक्स के पैरेलल जितना बड़ा बाजार होता जाएगा इसकी मांग वक्र वो और ज्यादा घुमा हुआ मिलेगा, इसके ओ एक्स के पैरेलल होने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत मांग वक्र है वो कम पैरेलल होगा, जबकि बाजार मांग वक्र है वो ओ एक्स के पैरेलल नहीं होगा, बल्कि होने का प्रयास करेगा, झुका हुआ ज्यादा मिलेगा इस तरह। तो ये आज का था, इजी सा था, ज्यादा कठिन भी नहीं था, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहां तक मेरी नॉलेज में जो मुझे आता था वो मैंने समझाने का अच्छे से प्रयास किया। हो सकता है कहीं त्रुटि रही है, तो उसके लिए मैं भावी अर्थशास्त्री से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे अगली वीडियो के लिए कल बाकी टॉपिक हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, आपका धन्यवाद।